अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 93 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है। अभी तक हमने वैसे कल टेस्ट में क्या आया था? टेस्ट में ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मैंने डाला था। ठीक है, कोई बात नहीं। एरर क्या है? एरर क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है यार। चलो तुम लोगों ने देखा सोल्यूशन में एरर है, मैंने नहीं देखा। ठीक है, हम जैसे सवाल था वैसे। देखो भाई, बात ये है, ठीक है, बात ये है कि हमने इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब ये ओपनिंग क्लोजिंग का एरर था तो भी नंबर मिलेंगे ना, सवाल ऐसे ही था। ठीक है, मैंने तो इसको ऐसे देखा, मैंने कहा यार लगता है ये ओपनिंग और क्लोजिंग उलट लिखा हुआ है, बच्चे इसको गलत लेंगे। तो बच्चों ने कैसे लिए तो देखने वाली बात है। ठीक है, बाकी फिर जैसे लिखा हुआ वैसे लिया तो बहुत अच्छी बात है। नंबर तो उन्हीं को मिलने चाहिए जिन्होंने खुद से इसको सही करने की कोशिश की होगी, उन्होंने गड़बड़ की होगी। बहरहाल इसके अंदर नहीं प्रूफ रीडिंग, क्या मुझे क्या इस क्वेश्चन बैंक के सवाल में प्रूफ रीडिंग करनी थी? मैंने बस इसके एडजस्टमेंट्स पढ़ी। मुझे इसके अंदर एक मिनट, मुझे इसके अंदर एक ये एडजस्टमेंट काम की लगी जो कि नई थी। उसके बाद ये तो चलो इंटरेस्ट कैपिटलाइज वाला था ही, और ये भी कुछ अच्छी लगी थी एडजस्टमेंट। बाकी तो सीधी सीधी एडजस्टमेंट्स थी इसके अंदर। ऊपर वाला एरर देख लेते हैं। अब इसको फिर मैं क्लास में डिस्कस करूँगा, सॉल्व करूँगा, लेकिन किसी और टाइम पे। ठीक है ना, फ़िलहाल तो आज मुझे ये करवाने दें। पहला सवाल जिस दिन किसी टॉपिक का करना होता है उस दिन हम फिर कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो आज आपका ध्यान सिर्फ इस पर होना चाहिए, बाकी फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बचपन में आपने पढ़ी थी, बल्कि हाँ इतना ही पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती हैं। एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनकी अकाउंटिंग आप पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रो में भी आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाना सीखी थी, इसी की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसी की कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाना सीखी। ठीक है, तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो जाहिर सी बात है अगर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो फिर इन्होंने जो स्टेटमेंट बनानी होती थी वो भी यही देख रही होती थी कि ड्यूरिंग द पीरियड हमें प्रॉफिट आया या लॉस आया। तो इनकम्स एक्सपेंसेस को लेकर जाते थे कहाँ पे? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ये बनाया करते थे जनाब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई इन्होंने, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो पहले दो आप इंट्रो में बनाकर आए थे, दोबारा R2 में बनाएंगे, दोबारा R2 में दोबारा बनाएंगे। ठीक है, चेंज इन इक्विटी और कैश फ्लोज आपने यहाँ पे बनाना सीखा। और फिर पांचवा कंपोनेंट नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। जो तफसीली नोट्स हो जैसे पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं वो आपने FAR 2 में सीखने हैं, जब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट दोबारा आपके सिलेबस में फाइनल अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने कुछ सिलेक्टेड नोट्स बनाना भी सीख लिए। सिलेक्टेड नोट्स आपने बनाना सीखे। आपने IAS 16 रेलेवेंट टॉपिक्स के, मैं यूँ लिख देता हूँ, सिलेक्टेड नोट्स ऑफ रेलेवेंट टॉपिक्स। ये आपने मुकम्मल नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपने नहीं सीखे, लेकिन सिलेक्टेड नोट्स आपने सीखे हैं। कौन से रेलेवेंट टॉपिक्स है जिनके आपने नोट्स बनाने अभी तक सीख लिए? IAS 16 का आपने नोट बनाना सीखा, PPE का,
बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने सीखा, उसके बाद IAS 8 में आपने नोट्स बनाने सीखे। इतने ज़्यादा नाम है इसके अंदर, मैं नाम नहीं लिख रहा। और EPS के अंदर भी आप डिस्क्लोजर बनाना सीखेंगे, IAS 33। जो हमारे NPO के अलावा 2 टॉपिक्स रह गए हैं। अब NPO तो जो शुरू हो गया वो तो फिर ख़त्म हो गया ना, उसको तो मैं ख़त्म हो गया कहता हूँ, शुरू हो जाए। बाकी रेशोज़ और EPS ये बड़े टॉपिक्स रहते हैं। फ्रेमवर्क 1 दिन का काम है सिर्फ, उसमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो MCQ के, न्यूमेरिकल की बजाय थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल भी है उसमें, MCQ बन जाते हैं उसमें से, 2, 4, 5 नंबर का सवाल भी बन जाता है। कैपिटल मेंटेनेंस का एक कॉन्सेप्ट है, बाकी सारा थ्योरेटिकल है। उसमें डेफिनेशंस आपको समझाने के बाद थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दिया करता हूँ। तो 1 से 1.5 दिन का काम है। तो मेन टॉपिक्स मेरे हिसाब से गिनती करने वाले वो यही होते हैं। NPO शुरू हो गया तो ये तो ख़त्म हो गया, बाकी रह गए रेशोज़ और EPS, ठीक है। तो EPS पे जाके फिर उसका भी डिस्क्लोजर हम बनाएंगे, नोट बनाना सीखेंगे। अच्छा जी, अब आज हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी हुई, इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। ईदी साहब को कोई बंदा कहता उनकी ज़िंदगी में, यार बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरती? ठीक है, खुश ना होते हैं, खुश होते तुम्हारे जैसे ही छेड़ते हैं ऐसी बातों पे और फिर खुश कहते हैं अगला होगा। दुखी होता उनको सारी ज़िंदगी, जिस मकसद के लिए उन्होंने काम किया, अगले कह रहे हैं तुम तो बड़ा बिजनेस कर रहे हो। ये बिजनेस ही नहीं कहते इसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब जब ये सोशल वेलफेयर के लिए है तो इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाते। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम्स भी होती हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो दौरान साल किसी एक गिवन पीरियड में इन्होंने कितनी इनकम्स इनको आई और इनके कितने एक्सपेंसेस हुए, इसका हिसाब लगाने के लिए जो स्टेटमेंट ये बनाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो P&L की बजाय ये क्या बनाते हैं जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, इनकम्स, इनकी भी इनकम्स होती हैं, बिल्कुल इनकी इनकम्स भी हैं। NPO की इनकम्स कई सोर्सेज से हो सकती हैं, जैसे भाई ने चैरिटी डोनेशन बोला, ठीक है, डोनेशंस या चैरिटीज़, ये इनका एक सोर्स ऑफ इनकम है। फिर जो मेंबर्स होते हैं, जिसने NPO के जो मेंबर्स होंगे उनसे NPOs जो हैं वो कुछ अमाउंट लेती हैं सर्विसेज के अगेंस्ट, तो वो बेसिकली NPO के खर्चे चलाने के लिए होती है। NPO कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी प्रॉफिट के अलावा मकसद के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए इकट्ठे हों, हम मिलकर एक स्पोर्ट्स क्लब बना लें, हम एक क्रिकेट टीम बना लें, हम वीकेंड पे खेलते हैं, ये भी हमारी एक NPO बन गई, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा भाई, सारे अपनी अपनी एंट्री लेके आएँ, हर कोई 100 रुपया एंट्री जमा करवाए। अब 11 तो खैर एक टीम में बनते हैं, हम तकरीबन या वो 22 लोग हैं, तो 2200 रुपये हर हफ्ते इकट्ठे हो जाते हैं। उससे फिर हम क्या लेते हैं जी, बॉल ले ली, कोई कम हो गई और टेप्स लेते हैं, और फिर कभी ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ जाएं, बैट वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मेंबर्स खुद दे रहे हैं। एक ये है कि आप खेलने जा रहे हैं, आपके अब्बा जी ने कहा बेटा अच्छी बात है, ये तो अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये शुक्र है, ये कंप्यूटर से, मोबाइल से जान छूटी, फिज़िकल एक्टिविटी है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर रहे हो, खेलने के टाइम खेल रहे हो, तो चलो ये लो 500 मेरी तरफ से डोनेशन भी ले लो तुम अपने क्लब के लिए, ठीक है। तो डोनेशंस भी होते हैं, सब्सक्रिप्शन भी होती हैं, और फिर ये सब्सक्रिप्शन कह लो या मेंबरशिप वगैरह कह लो। मेंबरशिप वंस भी हो सकता है कि जी आप मेंबर बनने के लिए हमने रखा, हमारी टीम में जिसने शामिल होना है वो 1000 रुपये जमा कराएगा, हमारी टीम में शामिल हो जाएगा। उसके बाद फिर हर हफ्ते 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, हर हफ्ते 100 रुपया देगा और वो हर हफ्ते हमारे साथ खेल सकता है। और रोज़ खेलने वाले जो हैं वो भी फंडिंग नॉर्मली हफ्ते की कर लेते हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप की अलग से फ़ीस भी हो सकती है वंस, और सब्सक्रिप्शन एनुअली हो। और मेंबरशिप ही कभी सवालों में कह देगा कि वो मेंबरशिप फ़ी है जो हर महीने, यार 3 महीने बाद, यार 6 महीने बाद, यार साल, पीरियोडिकली बार बार आने वाली सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, ये सोर्स ऑफ इनकम है।
और भी बहुत से सोर्स ऑफ इनकम है। मिसाल के तौर पे हमने जो स्पोर्ट्स क्लब बनाया, हाँ जी बिल्कुल, कैंटीन भाई कह रहे हैं, हमने यहाँ स्पोर्ट्स क्लब बनाया और यहाँ स्पोर्ट्स क्लब के अंदर हमारे लोग आते हैं जनाब, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, छोटा सा ग्राउंड क्रिकेट का बनाया हुआ है, छोटा सा ग्राउंड हॉकी का, फुटसॉल का, ये सारे लोग यहाँ से खेलते हैं। खेल कूद के जब बाहर निकलते हैं तो जूस पीने के लिए यहाँ करीब कोठा पिंड की मार्केट में चले जाते हैं। तो हमने कहा कि यार क्यों ना हम यहाँ पे एक खोखा बना दें, एक खोखा लगा दें जिसके अंदर जूस भी हम यहीं पे दे दें, एक बंदा बिठा देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि, और इसमें मकसद कतन ये नहीं है, हमारे स्पोर्ट्स क्लब का कतन मकसद ये नहीं है कि हमने इससे प्रॉफिट कमाना है, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स क्लब के यार खर्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई एक आधा मुलाजिम गार्ड रखा होगा, कोई एक दो मुलाजिम रखे होंगे मेंटेनेंस के लिए, को हमारा बिजली का गैस का खर्चा आ रहा होगा, को मेंटेनेंस का खर्चा आता होगा। हमने स्पोर्ट्स क्लब बना दिया तो उसमें खर्चे तो हैं ना। इन खर्चों को रन करने के लिए विद इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। हॉस्पिटल में जाएं, हमने एक हॉस्पिटल एनपीओ बनाया था, लेकिन उसके अंदर हमने एक मेडिकल स्टोर भी बना दिया। गरीब लोगों को तो मुफ्त दवाई दी जाती है, लेकिन जो मुखैर हजरात आते हैं उनसे पैसे लेकर दवाई ली जाती है और उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। हमने उसी हॉस्पिटल के अंदर एक कैफेटेरिया बना दिया। अब वो कैफेटेरिया के ऊपर सब्सिडाइज खाना दिया जाता है, लेकिन स्टिल जो लोग जो है वो उसमें मतलब पैसे भर सकने की सकत रखने वाले हैं, उनसे पूरे पैसों के हिसाब से भी लिया जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी विद इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कर ली जाती है। मकसद उसका प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही क्या है? मकसद ही क्या? सोशल वेलफेयर। लेकिन विद इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी एनपीओ के खर्चों को चलाने के लिए कभी कभी वो एनपीओज जो हैं वो कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करती हैं। मकसद उसका भी यही होता है कि उससे जो कमाया जाए उसको अपनी एनपीओ के खर्चे पूरे करने के अंदर इस्तेमाल किया जाए। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी को अलग से इनकम एक्सपेंडिचर से अलग शो करेंगे हम। रिक्वायरमेंट के तौर पे मांगेगा तो रिक्वायरमेंट नंबर लगा देंगे, वरना वर्किंग वन जैसे कैश फ्लो के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग एक्टिविटी कर देंगे। उसमें से हमने सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी लेस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट करके जो नेट रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट है तो इनकम्स में ले जाएंगे, लॉसेज हैं तो एक्सपेंसेस में ले जाएंगे। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जो अब साथ के साथ हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला फ़र्क क्या नज़र आया? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बजाय ये लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद भाई इनके भी एसेट्स होंगे, एनपीओ के भी एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। हमने जो क्लब बनाया, अगर वो हमने अपनी ज़मीन लेकर उस पर बनाया क्लब, तो लैंड हमारा एक एसेट है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी है हमारा एसेट है, जो वहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। हमारे पे लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। बैंक से लोन लिया था कि जी चले थोड़ा सा खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बाद में इनकम्स आएंगी तो वापस कर देंगे, बैंक का लोन लाइबिलिटी है। कुछ चीज़ें उधार पे ली हुई हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो एसेट्स भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, लेकिन जो हम आज तक एसेट्स और लाइबिलिटीज़, तो प्रॉफिट सीकिंग के भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे, नॉन प्रॉफिट के भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कैपिटल कहते हैं ओनर से आने वाले पैसे को, और एनपीओ का कोई ओनर नहीं होता। स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे हम 5-6 लोगों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद फिर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया ना जी। काफ़ी सारे अब हमारे मेंबर्स हैं, पूरी क्लास अब हमारी मेंबर है, ठीक है, इस क्लब की। लेकिन हम जो 4-5 लोगों ने मिलकर, अहमद ने, मैंने, अब्दुल्ला ने, ये छुट्टियों वाले भाई ने, हमने मिलकर एक एनपीओ स्टार्ट की थी। तो स्टार्ट के अंदर हमारे पास फिर जो बन पड़ा था, अपने अपने सकत के मुताबिक हमने लोगों से पैसे इकट्ठे कर, डोनेशन ले, अपने पैसे डाल। जब शुरू किया था तो स्पॉन्सर्स हम थे, तो हमने जब वो पैसे जमा करा दिए तो अब वो एनपीओ के पास वो पैसे, एनपीओ पे तो लाइबिलिटी है, लेकिन उसको रन करने वाले ट्रस्टीज़ होते हैं। जैसे हम ट्रस्टी हों तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस एनपीओ को रन कर रहे होंगे, इसके मामलात को रन कर रहे होंगे, लेकिन इसकी मलकियत हमारी फिर भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो एनपीओ का कोई मालिक नहीं होता, इसलिए शेयर कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे फंड्स का कॉन्सेप्ट होता है, फंड्स हैं, फंड्स, ठीक है। जो पैसे कोई हमें देता है, सब्सक्रिप्शन, जैसे हम लोग जो क्रिकेट की मैंने मिसाल दी, हम लोग जो क्रिकेट टीम अपनी बनाई है उसमें क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें जो एंट्री इकट्ठी की जाती है उसको एंट्री फंड ही तो कहते हैं। यार फंड पैसे दे दो, यार फंड के पैसे दे दो। वो फंड का मतलब क्या है? हमारा इस हफ्ते के अंदर लेट से 2000 रुपये इकट्ठे हो गए और हमारी टेप्स आई हैं लेट से 1200 रुपये की, तो 800 रुपया बच गया। भाई अहमद, इसको अपने पास रखो फंड में, अगले हफ्ते इसको यूज़ कर लेंगे। अगले हफ्ते फिर हमने 2000 इकट्ठा कर लिया, अब 250 हो गए।
अब फंड अपनी जगह पे 800 पड़ा था, 2800 हो गया, अब इस महीने 1000 रुपये लगे, 1800 बच गया, फंड अब बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। आगे जाके अहमद ध्यान से रखना, पैसे बैठ भी लेना है अगले महीने इंशाल्लाह, तो इकट्ठे हो गए। तो ये फंड की अकाउंटिंग, इसमें क्या होता है जी, फंड अकाउंटिंग होती है, इसमें कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो बाहर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप बनाया करते थे, यहाँ पर भी वो होगी, लेकिन चूंकि इक्विटी है नहीं तो चेंजेस इन इक्विटी भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर फंड्स को नेट एसेट्स भी कहा जाता है। फंड्स क्या है जी, आपको पता है ना, इक्विटी किसके बराबर होती है, एसेट्स प्लस, अच्छा इक्विटी की बजाय मैंने क्या कहा जी, यहाँ पर क्या होंगे, फंड्स, ठीक है। तो फंड्स में से अगर आप लाइबिलिटीज़ को लेस कर दें तो नेट एसेट्स बन जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो खैर नेट एसेट्स कहा जाता है, फंड्स को क्या कहा जाता है जी, नेट एसेट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनेगी यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बजाय, शौकीना। उसके बाद इनकी भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है, आपके सिलेबस में इसकी कैश फ्लो नहीं है, ठीक है, होती है बहरहाल। और उसके बाद इनके भी नोट्स होते हैं कुछ, जो ये बनाते हैं नोट्स, वही डिटेल्स अगर किसी चीज़ की हो तो नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये 3 चीज़ें, ठीक है जी। तो अब बगैर किसी डिले के हम फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है जी, स्टेटमेंट ऑफ ये पास पेपर कौन सा करना है ये मैं ज़रा देख लूँ, इसका नाम शाम भी लिख लेना, ठीक है। मैं अपने बचपन का, कोई अपनी पैदाइश के टाइम का या बचपन का सवाल ढूंढता हूँ। जी जी इतने हैं, ये जी 1996 का सवाल है, पास पेपर 3 है, पेज नंबर 943 पे आपकी किताबों में, पेज 943, कराची सोशल क्लब। इसकी रिक्वायरमेंट है कौन सा पेज बताया मैंने, आखिरी चैप्टर है ये, बीचों 2 जंप लगा के इधर आ गए, ठीक है ना। असल में कैश फ्लो से बहुत मिलता जुलता है, बस फ़र्क मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैश फ्लो में, क्योंकि बस कर दो अब, कैश फ्लो में कैश चाहिए होता था, P&L दे देता था, इनकम्स एक्सपेंसेस गिवन होते थे, और या एसेट्स लायबिलिटीज, हर जगह से हम क्या निकाल रहे होते थे, कैश 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 कैश। अब चूंकि इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे नाम से पता लग गया, बनाना है हमने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स, तो वापस वही इंट्रो वाले मामलात पे चले जाएंगे। अब अगर आप मिसाल के तौर पे रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे तो आपको सवाल में अगर गिवन होगा, ज़्यादातर केसेस में तो कैश गिवन होगा, ठीक है। फिर आप वहाँ से एक्सपेंस की फिगर निकालेंगे और क्लोजिंग को बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे, प्रीपेड है तो एसेट्स में, पेएबल है तो लायबिलिटीज में, यानी कहानी, लेकिन कहानी बदल गई लेकिन मामला वैसा ही रहना है। वैसे ही बैलेंसेस में मिसिंग फिगर्स निकलेंगी, लेजर बनेंगे, मिसिंग फिगर्स जो हैं वो इनकम एक्सपेंस की ज़्यादातर निकल रही होंगी, बाकी कैश भी निकलवा सकता है, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन बहुत मिलती जुलती अप्रोच है दोनों टॉपिक्स की, इसलिए ये इकट्ठे ही करवाता होता हूँ मैं, ठीक है, सही है। अब पेज नंबर 943 पर ये सवाल है नंबर 3, ट्रेडिंग अकाउंट टू शो प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम बॉटल्स। मुझे लगता है वही वाला काम इन्होंने, खोखा लगा लिया उन्होंने, ठीक है, जूस, बोतलें, फ्रेश जूस, ये खोखा लगा दिया है। अब जो भी यहाँ पे खेलने कूदने आते हैं, खेलने कूदने के बाद उनको प्यास लगी होती है या उनको जूस पीना होता है, तो वो अब यहीं से ही हमारे पास से ही जूस पीते हैं, उनको भी सहूलत मिल गई और NPO गए। चलो हमने कहा और यार चलो बिल ही निकल आएगा इससे, और कुछ नहीं तो बिल निकल आएगा, गार्ड की सैलरी निकल आएगी, ये जो खोखा हमने बनाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जूस, बोतलें और फ्रूट वगैरह ये ख़रीद कर लाएंगे और फिर उसको जब बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट मार्जिन होगा, लेकिन उस प्रॉफिट मार्जिन से मैंने अपना जेब नहीं भरना, अहमद ने, अब्दुल्ला ने अपना जेब नहीं भरना, बल्कि हमने ये पैसों से क्या करना है, अपनी NPO के कोई खर्चे पूरे कर लेने हैं, कोई बिजली का बिल, कोई गार्ड की सैलरी, कोई हमने सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए कोई बंदा रखा, उसकी सैलरी निकल आए, चलो यार खोखे से, और कुछ नहीं तो, क्योंकि मेंबर्स के तो पैसे इतने थोड़ी एंट्री देते हैं कि मुश्किल से टेपे वाले ही हमारी पूरी होती है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग इन्होंने भी कोई शुरू की हुई है, तो ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने कहा अलग से बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है, वही जो आप बचपन में बनाते थे, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, बस कॉस्ट ऑफ सेल आप बनाया करते थे, ओपनिंग प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग करके। सॉल्यूशंस में भी ऐसे ही बना होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैंने भी पिछले टॉपिक में डायरेक्ट मेथड में आपको कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री के लेजर से निकालना सिखाई है ना, वही काम कर लेंगे।
हम यहाँ पे भी इन्वेंट्री का लेजर बना लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल उससे बैलेंसिंग निकालेंगे, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, कोई और खर्चा है तो लेस करके एक्सपेंसेस देख लेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम्स, लॉस हुआ तो एक्सपेंस में डाल देंगे, मेन इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है 30 सितंबर 1993 का, और बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट्स की अगर बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पास पेपर 3 पेज नंबर 943। अच्छा जी, इधर देखें जी, नाम है कराची किंग्स, अच्छा नहीं कराची किंग्स नहीं, कराची सोशल क्लब। बनाने लगे हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरा अकाउंट लिख लेना, मेरे पास सब जगह खत्म हो गया। ठीक है, और ये बनेगी फॉर द ईयर एंडेड, तो फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 93। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा तवज्जो चाहिए, नोट करना रोक दें, थोड़ा सा ना टेक्निकल है इसका फॉर्मेट। तो पहली हेडिंग होगी इनकम्स की, 5-6 लाइनें छोड़कर एक मिनट, मैं ज़रा आप उधर रखें नज़र, ठीक है, 5-6 लाइनें छोड़कर 5-6 ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आपने बना देनी है एक्सपेंसेस की, और बस आपका पहला सफ़ा इन्हीं 2 चीज़ों पे जो है वो मुश्तमिल होगा। जो इनकम्स होंगी और जो एक्सपेंसेस होंगे इनको नेट करेंगे एंड पे। अगर तो इनकम्स ज़्यादा हैं एक्सपेंसेस से तो क्या आएगा, सरप्लस। जैसे मैंने कहा कि हमारी एंट्री इकट्ठी हुई थी 1000 रुपये, हमारे 2000 रुपये, हमारे 1200 पहले महीने में लग गए, तो इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन 2000 हुई, एक्सपेंसेस हमारे 1200 हुए, तो 800 क्या बन गया, सरप्लस। 800 क्या है, फॉर द पीरियड सरप्लस। ये क्या कहा था हमने अहमद को, भाई अपने पास संभाल रखो फंड में, ठीक है, अगले हफ्ते इसको यूज़ करेंगे, तो वो फिर फंड जो सरप्लस होगा वो फंड में चला जाएगा बैलेंस शीट में। जैसे पीएनएल के अंदर प्रॉफिट आता था तो वो कहाँ जाता था, कैपिटल में ऐड होता था, यहाँ पर सरप्लस आएगा तो फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल तो ओनर का था, फंड जो है वो एनपीओ का ही होता है। ठीक है, फंड क्या है, एनपीओ का ही है, वो वापस नहीं लेते हम। ठीक है ना, ये नहीं कह सकते जनाब, क्या नाम है तुम्हारा, इदरीस, ये नहीं कह सकता लड़ाई कर ले तो नहीं, जो मैंने पिछले हफ्ते एंट्री दी थी उसमें से जो बचे मेरे वो वापस करो। हम कहेंगे चलो भागो यार, एंट्री हफ्ते की 100 रखी हुई है, जो बच गया हमारी बचत थी, ठीक है, अच्छे ग्राउंड में खेले, थोड़ी टेप इस्तेमाल की, बिल्कुल जो है वो हम टेप करते हुए कंजूसी कर रहे थे, थोड़ी टेप बचा ली हमने, पैसे इतनी मुश्किल से बचाएं, तुम्हें क्यों दें। बहरहाल एनपीओ का फंड बन जाएगा। तो इधर देखो, अगर इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंसेस से तो सरप्लस आएगा, और अगर इनकम ज़्यादा ना हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, जिस महीने के अंदर हमारे पास बचाते बचाते हमारे पास कुछ 6000 रुपया बच गया, बैट लेने गए तो वो 8000 का निकला। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फंड के अंदर कुछ ना कुछ पुराने फंड में पड़े होंगे, कुछ हमने इकट्ठे किए थे, हमने कहा यार चलो 500 इस हफ्ते लेके आना, 100 रुपये हर हफ्ते वाला और 400 रुपये बैट के लिए। अब जब इकट्ठे हुए पैसे तो हमारे पास बन गए 6000, कुछ फंड में भी इकट्ठा हुआ पड़ा था, तो जो डेफिसिट आ जाए किसी पीरियड के अंदर तो उसको फिर कहाँ से मीट करते हैं, यानी अल्टीमेटली सरप्लस आएगा तो फंड में ऐड हो जाएगा, डेफिसिट आएगा तो फंड में से माइनस हो जाएगा। तो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। लो जी, तो ये जनाब आपका फॉर्मेट है, कितना टेक्निकल था ना, देखो है ना, बस ख़त्म हो गया फॉर्मेट। हाँ, बस यही है फॉर्मेट, बहुत टेक्निकल था। देखो, इनकम्स लेस एक्सपेंसेस, सरप्लस होगा, ये डेफिसिट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ख़त्म है। इतना आसान काम, पहले यही ना कर लेते कैश फ्लो से फिर। ओके, उसके बाद ये जब इनकम एक्सपेंडिचर ख़त्म हो गया, बड़ा टेक्निकल था, मैंने एहतियात का कहा था, रुक के देख लें, देख लिया आपने, इनकम लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ये लो, कराची सोशल क्लब, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पूरा लिखना है आपने, प्लीज स्टैट नहीं लिख देना। और ये बनती है एज ऑन, तो एज ऑन 30 सितंबर 2000 नहीं 1993। अच्छा, अब क्या बनाया करते थे बैलेंस शीट के अंदर बचपन में आप, क्या क्या होता था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर
एसेट्स, पहले इक्विटी आती थी, फिर लायबिलिटी आती थी, फिर एसेट्स, ठीक है। इक्विटी, हाँ, एसेट्स में नॉन करंट करंट भी, लायबिलिटी में नॉन करंट करंट भी होते थे, लेकिन आज पहले सवाल में इतनी बारीकी क्यों नहीं होनी है, 1-2 दिन बाद जाके ये बारीकी आएंगी। फिलहाल तो जरा सादा सा सवाल करके पूरा काबू तो करना सीखें सवाल। तो एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी हुआ करती थी। अब मैंने क्या कहा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ने किससे रिप्लेस हो जाना है जी? फंड्स। इक्विटी ने किससे रिप्लेस हो जाना है? फंड्स से। तो पहला पोर्शन मैंने बना लिया फंड्स एंड लायबिलिटीज का, जिसमें इक्विटी की जगह क्या आ रहा है जी? फंड्स, जो कि पहले 4-5 दिन तक सिर्फ एक ही फंड आता रहेगा, जिसका नाम होगा जनरल फंड। क्या जी? यानी जो हम पैसे इकट्ठे करते हैं, हमने मखसूस नहीं किया हुआ कि ये फलां काम के लिए, बस हमारे सरप्लस जो हो जाता है वो हम इकट्ठा करते रहते हैं। आगे चल के हमें एनपीओ के लिए कोई भी काम करना पड़ जाए तो हम उस फंड से निकाल लेते हैं पैसे, इसको कहते हैं जनरल फंड। तो 5-6 दिन तक हमारा सिर्फ जनरल फंड ही होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन, आखिरी 2-3 दिन के अंदर स्पेसिफिक फंड्स के अंदर भी हम जाएंगे, स्पेसिफिक फंड्स भी क्रिएट किया करेंगे, ठीक है, जब एंड हो रहा होगा टॉपिक। बहरहाल फंड्स हैं, उसके अंदर मैंने सिर्फ क्या कहा, सिर्फ क्या होगा? जनरल फंड आएगा। उसके बाद लायबिलिटीज आएंगी और उसके बाद एसेट्स आएंगे, ठीक है जी। लायबिलिटीज में करंट नॉन करंट भी हो सकते हैं, एसेट्स में करंट नॉन करंट भी हो सकते हैं। आज के सवाल में मैंने बाइफिकेशन नहीं करनी है, ये सारे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, बस हेडिंग दूसरी नहीं दूंगा मैं, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ करेगी, तकरीबन 99% क्वेश्चन, नहीं 99 से ज़्यादा, 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर आपको एनपीओ कोई ना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करती हुई नज़र आएगी। अगर तो सवाल में इसी तरह से उसने रिक्वायरमेंट के तौर पे कह दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, तो बना देंगे, और अगर उसने ना भी कहा तो अलग रिक्वायरमेंट का नाम नहीं होगा, हमारी पहली वर्किंग यही बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आज तो उसने क्या कहा हुआ है, रिक्वायरमेंट ए क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो मैं एक हेडिंग बना लेते हैं, हम ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख लिया करेंगे, और जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ करेगी उसके अंदर फिर ये हमारा फॉर्मेट हुआ करेगा, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, कोई थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करेंगे आगे, कोई और खर्चा इससे रिलेटेड। मतलब क्या? मतलब आपने जो खोखा लगाया है, ठीक है, उस खोखे पे आपको सेल्स आएंगी, बोतलें जूस आपने बेचे, सेल्स आ गई, वो बोतलें जूस खरीद कर लाए तो वो कॉस्ट ऑफ सेल है, और जो आपने छोटा उस खोखे के ऊपर रखा हुआ है उसको तनख्वाह भी तो देनी है। अब एक वो तनख्वाह है और एक तनख्वाह वो है जो आपने एनपीओ के गार्ड को देनी है, एनपीओ के बाकी जो है वो स्टाफ को, एडमिन स्टाफ को देनी है। तो सैलरी तो 2 तरह की आ गई, एक वो जो एनपीओ के ओवरऑल मुलाजिम है, और एक वो जो सिर्फ आपके कैफेटेरिया का, कैंटीन का, खोखे का मुलाजिम है, जो आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे हैं उसको फिर मेन में डायरेक्ट नहीं लाना, बल्कि आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर एक्सपेंसेस में लिखना है, और वहाँ से फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं जी फंड्स की। तो जो फंड्स हैं आपके, ठीक है, ये फंड्स में मैंने आपको कहा सिर्फ आपको क्या भी मिलना है, जनरल फंड। जनरल फंड क्या है? आपको कैपिटल याद है? कैपिटल का लेजर होता था, उसमें ओपनिंग कैपिटल आ सकता है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल लेट से 5 रुपये पड़ा था, मज़ीद शेयर इशू किए, ठीक है, शेयर कैपिटल आ गया, बल्कि सादा रखते हैं, शेयर कैपिटल आ गया, ओनर एक ही ओनर है, ठीक है। ड्राइंग्स की, और क्लोजिंग में शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? कैपिटल कितना आ रहा है आपके पास? 6 रुपये, ठीक है। इसको जब आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर लिखा था तो इसको आपने कुछ इस शक्ल में लिख दिया था, मैं कहता हूँ जी, अब ये लिखना नहीं है, शेयर कैपिटल यूँ करके चेन इक्विटी बनाई थी ना, कि जी ओपनिंग आएगा, ओपनिंग 5 रुपये है, उसके बाद जी फॉर द ईयर प्रॉफिट आया, उसमें हमने क्या किया था, ऐड, नहीं प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट नहीं लिखा, प्रॉफिट भी ऐड करो यार, प्रॉफिट भी कुछ आया, कुछ प्रॉफिट भी आया जी, 3 रुपये का प्रॉफिट भी आया। अब 10 में से 1 गया तो 9 कैपिटल में पड़ा है, ठीक है। तो प्रॉफिट आया, उसको हमने ऐड किया था, ड्राइंग्स आई थी उसको, ये वो बचपन वाली चीज़ें हैं जो आप बचपन में फॉर्मेट बनाते थे, ठीक है।
ड्राइंग्स आपने लेस की और आप क्लोजिंग पे पहुंच गए 9 पे। ऐसे ही आप बैलेंस शीट बनाया करते थे ना, यही काम यहाँ पे करना है। बस फ़र्क सिर्फ ये होगा कि कैपिटल रिप्लेस किससे हो गया है जी, कैपिटल रिप्लेस किससे हो गया है, फंड से। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ कि नया कैपिटल कोई नहीं आया, फंड्स होंगे। और ये कौन सा फंड है, जनरल फंड। ये कौन सा फंड है जी फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ, जनरल फंड। तो ओपनिंग जनरल फंड मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, लेट्स से 3 रुपये। और इस साल ड्यूरिंग द पीरियड सरप्लस आया, एक्सपेंसेस कम थे, इनकम ज़्यादा थी, तो सरप्लस, नेट में सरप्लस जो आया, लेट्स से 2 रुपये का सरप्लस इधर आ गया, ठीक है, डेफिसिट आ जाएगा तो इधर चला जाएगा, और क्लोजिंग यहाँ पर आ गया 5। ये अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिप्लेस हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के साथ। ठीक है जी, देखें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की जगह ही तो मैंने रिप्लेसमेंट की है चेंजेस इन नेट एसेट्स, तो अब इक्विटी नहीं है, मतलब कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जनरल फंड है सिर्फ, और जनरल फंड का फॉर्मेट क्या है, ओपनिंग प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग, और अगर डेफिसिट आ जाए तो ओपनिंग लेस डेफिसिट इज इक्वल टू क्लोजिंग। ठीक है, ये बात समझ आई, ये इतनी सी ही बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बजाय, तो ये मेरी पहली वर्किंग होगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बजाय आज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनने लगी, जिसके अंदर डिफरेंट फंड्स आया करेंगे। इसमें फंड्स आया करेंगे, जैसे जनरल फंड है, कोई स्पेसिफिक फंड किसी नाम से भी होंगे, फिलहाल तो एक ही है, 2 से 3 दिन एक ही चलना है, और उसका नाम क्या है जी, जनरल फंड। ठीक है, अब जनरल फंड का फॉर्मेट क्या बताया आपको जी, ओपनिंग के नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देंगे, अगर ये नहीं हुआ करेगा तो यहीं पे निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर सरप्लस हुआ करेगा तो उसमें ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट हुआ करेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंच जाया करेंगे, और ये क्लोजिंग उठकर चला जाया करेगा बैलेंस शीट के फेस पर। ठीक है जी, छोटू सा सवाल है, लेकिन चूंकि पहला है, आराम सुकून से चीज़ें सीखनी है, जल्दी नहीं करनी है आपको। 90% बच्चों को कैश फ्लो आसान लगी, जिन 10 को नहीं लगी उनको कुछ करना पड़ेगा हमें। वो ज़रा मिले ना मुझे, ज़रा मुझे बताएं ज़रा क्या करते रहे। ओके जी, अच्छा अब इधर देखें, बैलेंस शीट के अंदर फंड्स में क्या आ गया, जनरल फंड्स। और ये जनरल फंड्स कहाँ से आए हैं जी, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, अच्छा ज़रूरत नहीं थी इसकी इस तरह से बनाने की, रिक्वायर्ड थोड़ा ही है सवाल के अंदर, लेकिन ये इसलिए बनानी शुरू कर दी है कि आज से इसकी बुनियाद डाल देंगे पहले से ही। तो जनरल फंड बनाते बनाते फिर स्पेसिफिक फंड आएंगे तो क्या होगा, ये कॉलम जनरल फंड का है, आगे स्पेसिफिक फंड का एक कॉलम, फिर दूसरे स्पेसिफिक फंड का कॉलम, फिर तीसरे स्पेसिफिक फंड का कॉलम, फिर ये क्लोजिंग उठकर ऐसे ही फेस पे। तो एक जाना सीख लेंगे, एक का जाना सीख लेंगे तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, फिर वो सारे ही जाते रहेंगे। हालांकि आज रिक्वायरमेंट नहीं थी, सीधा सा सवाल होना है शुरू में, ओपनिंग प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग, लेकिन इसको फॉर्मेट में डाल दिया ताकि पक्का अभी से ही बुनियाद पढ़ना शुरू हो जाए कि फंड्स की अकाउंटिंग किस तरह से होती है। जनरल फंड अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है जी, चलें जी, आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे हमने पहले दिन लिखा था कैश फ्लो के बारे में, ऐसे ही पहले दिन हम एनपीओ के बारे में क्या लिखने लगे हैं, आप लिखने लगे हैं। चलो मैं भी लिख देता हूँ। पहला पॉइंट देखो, इस सवाल के अंदर इस सवाल के अंदर नॉर्मली ये काम होगा कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन तो कैश फ्लो में भी होते थे, पर कैश फ्लो में पूरी बैलेंस शीट होती थी, यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट नहीं होती। एनपीओ ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी हो कि उसमें प्रॉपर अकाउंटिंग भी हो रही हो, ठीक है ना। प्रॉपर अकाउंटिंग वो वहाँ पे होती है जहाँ पे आपके जनरल एंट्रीज, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जनरल एंट्रीज हो रही है, जनरल एंट्री से लेजर बनते हैं, लेजर से ट्रायल बनता है, फिर ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनती है। तो बड़ी एनपीओज़ के सवाल भी हैं आगे चल के जिनमें आपको ट्रायल मिलेगा, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनती, प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है। लेकिन अभी आप देखोगे ये शुरू के दिनों के अंदर आपको ऐसी एनपीओज़ मिलेंगी जो छोटे लेवल की होंगी, आपको ट्रायल शायल को नहीं मिलना। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाली शक्ल होगी जिससे आप इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे। आपको एक चीज़ बस मिल जाया करेगी, वो होता है रिसीट पेमेंट अकाउंट। क्या चीज़ जी?
रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट पेमेंट कैश एंड बैंक अकाउंट कंबाइन, कि जितनी रिसीट्स हुई कैश का आना जाना अकाउंटेंट आपको मैंने बताया था भूलता नहीं है, कम से कम वो रिकॉर्ड जरूर किया होता है उसने। तो एनपीओ के पास जाएंगे, एनपीओ ने हमें असाइनमेंट आई, फर्म है हमारी, आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने फर्म बनाई हुई थी, आपकी फर्म को एक असाइनमेंट आ गई कि जी आपने हमारी एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अब आप चले गए, आपने जाकर वहाँ पे नई फॉर्म में भी आप खुद चले जाते हो, ठीक है ना, अभी आपने स्टाफ इतना नहीं रखा हुआ, शुरू का काम है, ठीक है, आप खुद चले गए मीटिंग करने क्लाइंट के साथ, वहाँ पे जाके आपने कहा बताएं जी क्या ट्रायल देने, ट्रायल क्या होता है, कौन सा ट्रायल, देखा है ट्रायल नहीं है, नहीं अकाउंटेंट ही नहीं है हमारे पास, भाई कैशियर है, उसने एक रसीद बुक, कैश रिसीट पेमेंट बुक बनाई हुई है, एक कापी के ऊपर उसने लिखा हुआ है जो कैश दौरान साल आया और जो गया, उसमें कोई कमी नहीं है, वो हर एक चीज़ रिकॉर्डेड है। एक वो है हमारे पास, और कुछ वो पिछली दफ़ा वो दूसरी फर्म वाले आए थे तो उन्होंने वो बनाकर दी थी बैलेंस शीट, तो उसमें हमने जो बैलेंसेस थे वो भी रखे हुए हैं, यानी ओपनिंग मिल गए इस तरह से कुछ, ठीक है, और कुछ क्लोजिंग है, अभी जैसे स्टॉक वगैरह है, आ जाएँ गिनती कर लेते हैं, स्टॉक भी देख लेते हैं, और बाकी क्लोजिंग्स जो हैं वो हम निकाल के आपको दे देंगे, क्लोजिंग में कोई प्रीपेड है, कोई एक्रूवल है, तो ओपनिंग क्लोजिंग कुछ बता सकते हैं हम आपको, और ये रसीद बुक है ये दे सकते हैं, रिसीट पेमेंट है ये दे सकते हैं आपको, और हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब आपके पास ये असाइनमेंट है, अब आपने इसको कैसे टैकल करना है ये तरीका सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको असाइनमेंट आ गई है, ठीक है ना, फील करो पहले, ठीक है, अब असाइनमेंट आ चुकी है आपको, ठीक है, ये तुम्हें सारा समझ आएगा देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या असाइनमेंट है, वो उधर भी तनख्वाह पे इसलिए रखा होता सेठ साहब ने कि कैश फ्लो बना, लेकिन आप लोगों के जहन में नहीं आ रहा था, अब एकदम से ना आपके अपने लेवल पे बात आ गई, यार फॉर्म बनाते ही पहला क्लाइंट आया कराची सोशल क्लब 1993, चलो खैर, तो ये 2093 सोच लो, ठीक है ना, अच्छा नहीं वो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, इसके अंदर आपको सवाल को अगर ज़रा गौर से देखें तो आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, एक वही रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दरअसल नाम है कैश एंड बैंक के कंबाइन लेजर का, ठीक है, तो रिसीट पेमेंट कंबाइंड लेजर ऑफ कैश एंड बैंक, कंबाइंड लेजर ऑफ, अच्छा वो लेजर उसने बनाया हो ना बनाया हो, इंफॉर्मेशन दी होगी तो भी लेजर फॉर्म में, हमें लेजर फॉर्म में गिवन होगी, हम लेजर फॉर्म में कर लेंगे, हम तो लेजर बना लेंगे, ठीक है, लेकिन बना होगा तो फिर जाने देंगे कि चलो यार बचत हो रही है, तो कंबाइंड लेजर ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है जी। अच्छा एक तो हमें रिसीट पेमेंट मिला, रिसीट पेमेंट का मतलब ही मैंने क्या कहा है, कैश और बैंक का कंबाइन लेजर है, तो गौर करो ना, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड में क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट में पैसे इतने पड़े हैं, डिपॉजिट अकाउंट में और कैश इन हैंड में, मतलब उन्होंने इकट्ठा कर दिया सारों को, ये जी ओपनिंग, ठीक है, कैश दराज वाला गिनती कर लिया होगा और बैंक अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट मंगवा के ओपनिंग बता सकते हैं, ऐसे ही क्लोजिंग में भी है, ठीक है, करंट अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है, डिपॉजिट में इतना पड़ा है, और दराज खोल कर कैश गिनती करके उन्होंने कह दिया जी ये हमारे पास क्लोजिंग भी पड़ा है। और दौरान साल रिसीट्स साइड पर जो नज़र आ रहा है ये कैश इनफ्लोज है, यानी आज वो कैश फ्लो जिसके आप पीछे लूर फिरते थे, मारे फिरते थे, आज वो कैश आपको गिवन है, ठीक है, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए, आप लेट हो गए जी। तो रिसीट्स और पेमेंट्स, तो रिसीट्स यानी कैश इनफ्लोज, पेमेंट्स कैश आउटफ्लोज, ये आज गिवन है। खैर एक हमें रिसीट पेमेंट गिवन है, दूसरा हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल, कुछ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें बॉटल्स का स्टॉक पड़ा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, क्या एक्रूवल इज अगेन बैक बिग टाइम विद इनकम। सबसे मुश्किल अगर कोई एडजस्टमेंट इन सवालों में बन जाती होती है टेक्निकल, वो सब्सक्रिप्शन इनकम की है, सब्सक्रिप्शन इनकम, वही इनकम, अब वही इनकम, और कौन सा वही, और वही कहाँ पढ़ा था एक्रूवल, 23 में पढ़ा था ना, 23 में, यही इनकम, याद आया कुछ, भूलने नहीं दूंगा मैं, आ जाएगा याद, अभी करोगे हर सवाल में सब्सक्रिप्शन, तो अभी एक्सपेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया आपने कैश फ्लो के अंदर, ठीक है, एक्सपेंस तो तकरीबन हर सवाल में आ रहा था ना, एक्रूवल में एक्सपेंस का लेजर बना रहे थे, इनकम पे ज़रा हाथ तांग चल रहा था,
एक आधी दफ़ा शायद इनकम का लेजर बना था पूरे कैश फ्लो में। अब इधर इनकम एक्सपेंस दोनों होंगे, इनकम्स हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम सबसे पहले नजर आई, सवाल में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। 5 अल्फाज मैंने कहा था बड़े खतरनाक होते हैं। कौन से भला? ये एक्रूड, ड्यू, ओइंग, आउटस्टैंडिंग, एरियर। एक्सपेंस के साथ लगे तो पेबल का मतलब देते हैं, इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल। ठीक है, और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एरियर, एक्रूड कह रहा है तो इसका मतलब इनकम रिसीवेबल है यानी एसेट। और अगर वो कह दे एडवांस में पैसे ले लिए हैं, डेफर्ड इनकम है, तो ये लायबिलिटी है। तो इनकम के लेजर में ये ओपनिंग एडवांस, ये क्लोजिंग एडवांस। कुछ याद आ रहा है? ओपनिंग एरियर या रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल या क्लोजिंग एरियर। फिर इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है? इनकम के लेजर में कैश से सोचें, कैश आता है, इसमें कैश आता है, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो कैश इधर आएगा और इनकम की फिगर इधर आएगी। बस फर्क सिर्फ ये है कि बचपन से लेके कल तक आप इस इनकम को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके जाते थे, आज आप इस टॉपिक में इस इनकम को ले जाओगे इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम के अंदर। इतना सा फर्क है, बाकी एक रूल तो वही। ठीक है, तो क्लोजिंग एडवांस एक लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। हमने एडवांस में पैसे ले लिए अपने मेंबर्स से, अगले 3 साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठी दो यार। अब अगले 3 साल सर्विसेज इनको देनी है, लेकिन इनसे पैसे नहीं ले सकते, तो लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इस तरह से हुआ करेगा सब्सक्रिप्शन में। और अगर आपने सर्विसेज दे ली हैं और क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? अली हमजा, नींद आ रही है। ठीक है, सर्विसेज ले लिए हैं इसने, पैसे मांगते हैं तो कहता है मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। मैं कहता यार भाई अब महीने के चार्जेस दे दो, महीना गुजर गया, अगले महीने अब आगे रोज जिम कर रहा है जी भाई, पैसे पिछले महीने के रहता, हाँ देता हूँ सर देता हूँ। 2 महीने 3 महीने गुजर गए, तो पूरे साल के एंड तक इसको जितनी सर्विसेज दे चुके हैं, इससे पैसे नहीं आए तो वो क्या है? रिसीवेबल। अच्छा, रिसीवेबल है तो बैड भी हो सकता है, इसलिए बैड एंड डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से। ओके, खैर ये इनकम का लेजर है। तो अगर इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम है तो बस यही लेजर बन जाएगा। सवाल में एरियर गिवन है तो एरियर मींस रिसीवेबल, ओपनिंग क्लोजिंग में गिवन है तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे, एडवांस गिवन होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस लिख देंगे। कहीं ना कहीं से कैश की फिगर मिल जाएगी तो इनकम बैलेंसिंग, इनकम लेकर चले जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन बात यहाँ रुकनी नहीं है, बैलेंस शीट भी बननी है, तो क्लोजिंग में रिसीवेबल एसेट्स में और पेएबल यानी लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटीज में शो करेंगे। बस ये टॉपिक है और कुछ भी नहीं। तो सबसे मुश्किल ये इनकम का ही लेजर हो सकता है, बाकी वो आसान ही है इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों 2-3 दिन बच्चे इसको इजी लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को समझ नहीं आने वाला फेज शुरू हो जाता है। इसलिए आपने डे 1 से ही पाँव इसके ऊपर एक्सीलेटर पे दे के रखना है। ओके, ठीक है ना, इसको मौका नहीं देना कैश फ्लो की तरफ से, उसको शुरू में लिया था ना इजी। अच्छा नहीं, फिर मौका है भी नहीं उसको। भाई उसे को चार्जर तो दे दे यार। अच्छा जी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस बहुत सारी चीज़ों की गिवन है, सब्सक्रिप्शन के हैं, बॉटल स्टॉक के हैं, क्रेडिटर्स के हैं, रेंट एंड रेट्स हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन फ्रॉम बॉटल सेल्समैन। क्या मतलब? सेलमैन से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर रख लिया हुआ है कि यार देखो सारा दिन, असल में ना अब ये थोड़ा ही होता है कि इधर एक बोतल बेची और उधर सेलमैन भागा आके आपके अकाउंटेंट को, कैशियर को मेन दफ्तर के अंदर आके जो है वो कैश जमा कराएगा, ऐसा तो नहीं ना होता। सुबह सवेरे वो कोका खोल देगा, लोग आना जाना शुरू हो जाएंगे और सेल शुरू हो जाएगी, दराज में कैश इसको इकट्ठा होता रहेगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, डे एंड के ऊपर या वीक एंड के ऊपर कोई एक पीरियड रखा होता है जिस पे वो एक बार हिसाब दे देगा कि जी इतना कैश आपने मुझे दिया था, उससे चीज़ें खरीदी थी। एक अलग से छोटी सी एक्टिविटी बनाते हैं ना, इतनी सेल्स हुई हैं, ये पकड़ें अपना कैश, सेल्स ये ले, अगले हफ्ते का खर्चा दे दें। यानी खर्चे हमारे हो रहे होंगे जो, और जो सेल्स आ रही होंगी, तो जो सेल होती है वो बहरहाल कम से कम 1 दिन तो रहती ही है उस सेलमैन के दराज में, खोखे के अंदर, या हफ्ता भी रख सकते हैं हम कि जी आप हर वीकेंड पे हिसाब दिया करो। कैशियर ने कहा है रोज ना आ जाया करो मेरे पास हिसाब देने। नॉर्मली डेली बेस पर इस तरह के काम हम कर रहे होते हैं, डेली बेस पर अकाउंटेंट हमारा हिसाब लेके घर आता है। तो अब पूरे 1 दिन की सेल तो बहरहाल उसके पास है ना, तो हमने बंदा रखा, हमने कहा यार ना जान ना पहचान, तो ऐसा है कि चूँकि कैश का काम है तो आप ना थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी दे दोगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आप हमें चूना लगा जाओ तो हमारे पास फिर उसको रिकवर करने के लिए पैसे हों। ठीक है, तो ये भी आपके पास उसकी अमानत है, लायबिलिटी है। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है कि अगर तुम डिफ़ॉल्ट कर गए तो तुम्हारे ये पैसे जब्त हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहा ना, कहीं लिखा हुआ है, तो जब तक नहीं कर रहा तो ये आपके पास क्या है, आपके ऊपर एक लायबिलिटी, अगले की अमानत है। कल को वो छोड़ के जाएगा, अपना हिसाब क्लियर करके आप कोई पैसे आपसे अपने लेके ही घर जाएगा ना।
क्या ख्याल है? ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने लिया हुआ है तो ये फिर आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, दे दो भाई दे दो, हिल हिल के डुल डुल के आ रहे हो। अच्छा, अब कोई नीचे एक आधी एडजस्टमेंट भी है तो सबसे पहला मामला क्या करेंगे? एनपीओ के सवालों में लिखें जिन जिन आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन होंगे, पहला असूल लिखें, उनके लेजर्स ओपन कर लेंगे। एनपीओ के सवालों में जिन जिन जिन, सारे जिन है ना, है कि भूत है? अच्छा, लिखो जी पहला पॉइंट, एनपीओ के सवालों में जिन जिन आइटम्स का ओपनिंग या क्लोजिंग जिन जिन आइटम्स का ओपनिंग स्लैश क्लोजिंग नहीं लिख रहा मैं, देखो ओपनिंग या क्लोजिंग जानबूझ के अलग अलग लिखे, यानी ओपनिंग हो क्लोजिंग हो, यानी दोनों हो, या सिर्फ ओपनिंग गिवन हो क्लोजिंग ना भी हो, सिर्फ क्लोजिंग गिवन हो ओपनिंग ना भी हो, बस मिल गया ओपनिंग या क्लोजिंग लेजर ओपन कर लेना। ठीक है, फायदा होगा। बहुत सारी चीजें छुपी हुई भी होंगी सवालों में से निकलेंगी, कभी कभी ओपनिंग क्लोजिंग सामने नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन एडजस्टमेंट में से जाकर ओपनिंग या क्लोजिंग निकल रहा होगा। गपशप में ज्यादा लगा रहा हूं, सवाल पे इतना टाइम लगना कोई नहीं। ठीक है, तो एनपीओ के सवालों में जिन जिन आइटम्स का ओपनिंग या क्लोजिंग दिया होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग होगा, दिया होगा नहीं, हो सकता है दिया ना हो सामने बल्कि एडजस्टमेंट में पड़ा हो, तो होगा ओपनिंग या क्लोजिंग है। ठीक है, तो उनका लेजर ओपन कर लेंगे। के लेजर्स ओपन करेंगे। ठीक है जी, चलो अब दूसरी बात लिखेंगे बाद में, पहले इसको क्या ख्याल है? अप्लाई कर ले, है जी, पहले इसको क्या कर लेते हैं? अप्लाई। ओके, दूसरी बात लिखेंगे बाद में, यानी कि सवाल में, सवाल तो सारा पढ़ा मैंने, पहले आपको क्या मिला हुआ है? रिसीट पेमेंट, यानी कैश एंड बैंक, रिसीट पेमेंट मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट मिला हुआ है। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहे हैं ना, अब जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग नजर आ रहे हैं उनके लेजर पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहले लेट मी ओपन, फिर आप लोग बगैर सोल्यूशन देखे ओपन करेंगे। ठीक है, 1 मिनट दें जी। बॉटल का स्टॉक, सारे ही निके निके हैं। ठीक है जी, तो स्टॉक मतलब इन्वेंट्री का लेजर बनाते थे ना, इन्वेंट्री ही लिख दूं या स्टॉक से काम चलेगा? स्टॉक से चल जाएगा काम? यार मुझे लग रहा है इन्वेंट्री की जरा ज़्यादा आदत पड़ी हुई है। चलो फिर इन्वेंट्रीज, स्टॉक, इन्वेंट्री या स्टॉक किसका जी? बॉटल्स का। मतलब ये थोड़ा ही है कि कोई हमारा मेंबर आए, एस्टीम्ड मेंबर आगे कहे या ज़रा एक जो है वो नेक्स्ट कोला की बोतल देना, और हम कहें भाई ने 1 मिनट आपका मोटरसाइकिल है ज़रा देना मुझे, हैं ये इदरीस अभी सर 1 मिनट यहाँ पे बैठे, मैं अभी लेके आया। ऐसा नहीं होता, कुछ स्टॉक हमें रखना पड़ता है। ठीक है, बोतलें मंगवा के इकट्ठी रखेंगे, फिर जब वो बिकती रहेंगी, फिर थोड़ा कम होती, फिर नया ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो स्टॉक मौजूद है। ठीक है, अब बॉटल्स का स्टॉक ओपनिंग में क्या बता रहे हैं जी? ध्यान से देखना ओपनिंग क्लोजिंग, ठप तो ध्यान से देखेंगे। टेस्ट में क्या हुआ जी? जी 1630, क्लोजिंग में 1800। अब ये देखो फिर इन्वेंट्री का लेजर बन गया। इसमें 4 नॉर्मल चीजें क्या होंगी? ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग। अब आज वो कहानी जो मैंने अहमद तुम्हें 2-3 दिन पहले बताई थी वो चलेगी। आज हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, तो आज उसने कॉस्ट ऑफ सेल मिस की होनी है। हम फिर क्रेडिटर से चलेंगे, परचेज निकालेंगे, परचेज से चलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल से मार्कअप मार्जिन करके सेल्स की तरफ जाएंगे। ये मुश्किल सवालों में ऐसा होगा, ये तो आसान सवाल है, इसमें सेल्स भी सीधी उम्मीदें दी होंगी। ठीक है, ओके चले खैर, तो 1850 क्लोजिंग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी सब्सक्रिप्शन। इन एरियर भी है, इन एडवांस भी है, तो ये तो आपको पता ही है, किसी एक इनकम या एक्सपेंस के लिए अगर इकट्ठा ही कोई एरियर भी आ रहा है, एडवांस भी आ रहा है, ये ऐसे मुमकिन है एक ही वक्त में आ सकता है जी। अभी मैंने आपको बताया कि एक भाई का क्या नाम है?
बिलावल भाई ने, बिलावल भाई का नाम है, बिलावल भाई जो हैं इन्होंने अगले 3 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में दी हुई है, ठीक है। जबकि अब्दुल्ला भाई जो हैं वो पिछले 3 महीने से खप रहे पैसे, बल्कि नहीं, इदरीस को कहा था पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से इसको सर्विसेज दिए जा रहे हैं हम, और ये हमें पैसे ही नहीं दे रहा। तो हमारे कुछ मेंबर्स एडवांस में पैसे दे देंगे, कुछ मेंबर्स साथ के साथ दे देते हैं, कुछ मेंबर्स एरियर में भी देते हैं, ठीक है। जिनसे पैसे ले लिए एडवांस में अगले 2-3 साल के, उनको अभी सर्विसेज नहीं दी तो वो एडवांस है हम पे। जिनको सर्विसेज दे ली और उन्होंने भी पैसे नहीं दिए, वो हमारे लिए क्या है, रिसीवेबल। और कुछ ऐसे होंगे जो हर महीने के पैसे साथ के साथ देते हैं, तो वो कैश भी आ गया, इनकम भी बन गया। तो बहरहाल ये मुमकिन है, जैसे मैंने रेंट में सिखाया था कि रेंट के अंदर आपकी 5 बिल्डिंग्स हैं, आपने रेंट पे ली हुई हैं, तो फिर प्रीपेड भी हो सकता है, पेबल भी। कुछ बिल्डिंग्स पहले पैसे दे देते हैं आप, कुछ बिल्डिंग्स किराया आप बाद में देते हैं, तो प्रीपेड भी आ सकता है, पेबल भी। आपने रेंट पर बिल्डिंग्स दी हुई हैं, रेंटल इनकम आनी है, कुछ बिल्डिंग्स का एडवांस में लेते हैं, कुछ का एरियर में लेते हैं। तो एक ही वक्त में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हमने एक ही लेजर के अंदर इनको इकट्ठा रखना सीखा था। ये लेजर अभी तो आपको दिखाया, तो यही लेजर बनना है इनकम का, बस नाम रख देंगे सब्सक्रिप्शन इनकम। इसी को ही आगे चलते चलते ये मुश्किल करता जाएगा एडजस्टमेंट को, पर होना तो यही है। कॉन्सेप्ट एक्रूअल का होना चाहिए कि इनकम रिकॉर्ड करनी है कब, जब आपके जिम्मे जो है वो आप कर चुके, अर्न कर लिया उसको। गुड्स डिलीवर करनी तो डिलीवर कर दी, सर्विसेज रेंडर करनी तो सर्विसेज रेंडर कर दी, तो इनकम रिकॉर्ड कर लो। कैश का आना ना आना जरूरी नहीं है, कैश आ गया ठीक है, ना आया तो रिसीवेबल, और ज्यादा आ गया तो एडवांस, ठीक है ना। तो ये असूल वही रहना है। बहरहाल सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, तो सब्सक्रिप्शन का लेजर जरा खुला डुला बना लेते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो मुझे इनकम लिखने की आदत है ताकि मेरा कैश और मेरा पीएनएल सही साइड पे रहे, है ना। तो यहाँ पे मैं इनकम लिख देता हूँ। हालांकि इस लेजर में सिर्फ इनकम नहीं होती, इस लेजर में रिसीट भी आएगी, इस लेजर में रिसीवेबल भी होगा, पेबल मतलब एडवांस भी होगा, सब कुछ इसी में आता है। लेकिन इनकम ऊपर इसलिए हम लिख लिया करते हैं इसके अंदर, ये खाली इनकम का लेजर नहीं है, लिखते इसलिए कि हमारे लिए आसानी रहे, हम भूले ना, कैश को कैश वाली साइड पे रखें, इनकम को इनकम वाली साइड पे, एसेट लायबिलिटी सारे सही सी रहे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर है। ओपनिंग में एरियर, एरियर मतलब पेबल, पेबल नहीं, वही खतरनाक बात, एडवांस, ये एरियर, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये सब के सब ऐसे खतरनाक अल्फाज हैं कि एक्सपेंस के साथ लगे तो पेबल का मतलब देंगे, और इनकम के साथ लगे तो ये रिसीवेबल है। ओपनिंग रिसीवेबल कितना, 770, क्लोजिंग रिसीवेबल 620। आगे बढ़े जी, आगे क्या आ रहा है, आगे क्या है, सब्सक्रिप्शन एडवांस। ये तो क्या होता है, लायबिलिटी। तो ओपनिंग लायबिलिटी, ये सॉरी 250, मैं वही वाले पासे टूर गया सी मैं, ठीक है जी, 250 और क्लोजिंग 310। तो ओपनिंग एडवांस लायबिलिटी साइड पे आएगा जी 200, और क्लोजिंग एडवांस 310। इतना आसान हो गया काम। यहाँ पर इनकम के लेजर में अब कैश अगर होगा तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट होता है, तो कैश इस तरफ आ जाएगा, और फिर एंड पे बैलेंसिंग करेंगे तो सब्सक्रिप्शन इनकम निकलेगी जो चली जाएगी। आसान काम, मुश्किल 2-3 दिन बाद शुरू होगा सवाल, लेकिन बुनियाद सीख लो, बुनियाद बना लो। बाकी बेटा ये बात तो नहीं है ना, देखो आप लोग पता है किस चीज़ को कहते हो, मुझे समझ आ गई, जब 100% सवाल आपका हर सही हो तो फिर चैलेंज कहाँ रहा। आई कैप ने जो सवाल बनाना है, आप 100 भी करके जाओ तो 101वां होगा, ठीक है। उसके अंदर 1 या 2 चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जिनके अंदर आपको मसला आना है, तो लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा, ये नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आप जो 70-80% हर दफ़ा एक जैसा सवाल होता है उसको गलत कर रहे हैं, तो फिर मसला है। अगर उसको गलत नहीं कर रहे तो यू आर इन सेफ जोन, क्योंकि आपने 17-18 नंबर के सवाल में से 13-14 नंबर, 15 नंबर आराम से ले लेने हैं। तो हर सवाल में ये रेशो निकाल लो, कहाँ पहुँच जाएंगे नंबर, ठीक है ना, सही है। बाकी नीयत तो यही करनी है कि हम बिल्कुल सही करेंगे, लेकिन नहीं भी होता। नेक्स्ट, क्रेडिटर, क्रेडिटर आ गया, क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे। ये 1 है, नंबर 2, वर्किंग नंबर 3 हो गई, वर्किंग नंबर 4 क्रेडिटर। तो ये देख लो आपके दोनों दोस्त ये साथ साथ ही चल रहे हैं, क्रेडिटर और इन्वेंट्री। आपका क्रेडिटर भी बॉटल्स का ही, यानी आपने उधार पे बोतलें, जूस, बिस्किट, लेज वगैरह उधार पे जो मंगवाए हैं, वैसे लेज वगैरह ना ही मंगवाया करो, ठीक है। पहली बात है वैसे ही आप बाइकआउट किया हुआ है हमने। दूसरी बात यह है कि वो
खेल कूद के एक अच्छी एक्टिविटी करके सेहतमंद बच्चों वाली, ठीक है, उसके बाद बाहर हैं तो आप उनको ये सोडा और ये जो डब्बे वाले जूस, ये नहीं, फ्रेश जूस रख लो, ठीक है। मेरे ख्याल में ये मशवरा कर लेते हैं। खैर अभी तो क्या करें, इन्होंने तो यही बॉटल्स जूसेस वगैरह रखे हुए हैं, तो उधार पे लेते होंगे बोतलें, ठीक है। पहले वो बोतलें मंगवा लेते होंगे, उसके बाद फिर बाद में हर हफ्ते बंदा आके पैसे लेते होगा, नए बोतलें दे जाता होगा उधार पे, जैसे बिजनेस रूटीन में चल रहे होते हैं। तो क्रेडिटर फॉर बॉटल परचेजेस तो 1330 ओपनिंग और 1330 और क्लोजिंग 1150। अब इसकी 4 नॉर्मल चीज़ें, ओपनिंग, परचेज, कैश पेड और क्लोजिंग। बस कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है। अभी तक जितने सवाल देखे, ये जो डायरेक्ट मेथड के आपने देखे, तो इन्वेंट्री बैलेंस होती थी पहले, वो आके क्रेडिटर को बैलेंस करती थी क्योंकि कैश चाहिए होता था। आज आपको कैश क्रेडिटर पहले बैलेंस हो जाएगा, यहाँ से परचेज निकल के इन्वेंट्री में जाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल उसने गायब करानी है आपसे। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन नॉर्मली 90% क्वेश्चन में ऐसा ही होगा क्योंकि उसने मिसिंग फिगर ही वो रखनी है जिसकी तरफ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ना, आपकी मीटिंग चल रही है तो आप मीटिंग करने के बाद कुछ ओपनिंग क्लोजिंग उन्होंने बता दिया, आपने पूछे, उसके बाद आपने रिसीट पेमेंट अकाउंट पकड़ लिया और आप उससे उनको अकाउंट्स बनाकर देंगे। उन्होंने लोन अप्लाई करना होगा बैंक में मिसाल के तौर पे, या उनको एससीसीपी ने कहा होगा तुमने बड़ा एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट एफबीआर उनका लिया हुआ है, ज़रा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमें दिखाओ वगैरह। इस तरह की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है एनपीओस को कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं उनको किसी मकसद के लिए, तो तभी आप लोगों के पास आते हैं कि यार बना दो भाई, मेहरबानी तुम्हारी, बना भी दो, ऑडिट भी कर दो, हैं कुछ कर लो, हैं तो कुछ नहीं करना, हमें सही काम करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे क्या है, रेंट एंड रेट्स एक्रूड। तो रेंट एंड रेट्स वैसे तो बाय द वे इनकम भी हो सकती थी, तो लेकिन ऊपर नज़र आएगा आपको यहाँ पे रेंट एंड रेट पेमेंट साइड पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो रेंट एंड रेट्स बहरहाल थोड़ा पुराना सवाल है, ये एक्सपेंस के साथ एक्रूड लगा हुआ है, तो ये क्या है, पेएबल। रेट्स किसे कहते हैं, टैक्सेस को, एक्सपेंस है ये भी। यानी आपने कैफ 2 पढ़ा है ना, तो पहली डेफिनेशन मेरे ख्याल में तो अभी भी वही लिखी होगी ऑर्डिनेंस के अंदर, एनी सेस रेट चार्ज टैक्स, है ना जी। तो ये रेट्स भी किसे कहते हैं, एक्सपेंस को ही कहते हैं, ठीक है। अभी भी वही डेफिनेशन लिखी है, अच्छा चलो ठीक है। तो रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस है, तो रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस का लेजर है, और एक्सपेंस के बारे में अब क्या कह रहा है वो, एक्रूड है, मतलब हाँ एक्रूड अगर एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो ये लायबिलिटी का मतलब दे रहा है। तो पेएबल ओपनिंग में और क्लोजिंग में 820, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट क्या है जी, अच्छा ये वो उस बंदे से हमने जो सिक्योरिटी लेकर रखी हुई है ये वो आ रही है, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही बाय द वे। चलो अब चूंकि मैंने पहला सवाल और मैंने भी असूल बनाया कि जिसका ओपनिंग या क्लोजिंग हो उसका लेजर ओपन कर लें, ठीक है। इससे एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका ये लेजर, क्योंकि जब एक बार सवाल पूरा हो जाना है तो हमने फिर लेजर्स को बैलेंस करना है, जो उनमें से इनकम एक्सपेंस निकलना है, इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाना है, या ट्रेडिंग एक्टिविटी में इनकम एक्सपेंस बनाना है, और जो क्लोजिंग होना है उसको बैलेंस शीट में ले जाना है। तो एक फ़ायदा ये ज़रूर हो सकता है कि ये यहाँ पर रह गया पड़ा हुआ, हमने लेजर ना बनाया कि जी मूवमेंट नहीं है, तो ये ना हो कहीं बैलेंस शीट बनाते हुए मिस हो जाए। बहरहाल इसमें मूवमेंट कोई नहीं है, ये ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, लेकिन फिर भी मैं लेजर बना रहा हूँ। तो ये जनाब क्या नाम है जी इस लेजर का, क्या लिख दूँ इसके अंदर, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, पेएबल लिख दूँ ज़रा, पेएबल है क्योंकि ये हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है फ्रॉम सेलमैन, तो वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। ओपनिंग में भी 200 है, क्लोजिंग में भी 200, यानी पहले से ले रखा होगा। जब जाएगा ये यहाँ से अपना हिसाब किताब क्लियर करेगा तो ये सिक्योरिटी हम उसको वापस कर देंगे, तो उस वक्त फिर जाके ये वाला लेजर डेबिट होकर कैश क्रेडिट होगा। जब आया था तो हमने ये लेकर रख लिया था, उससे हम पे लायबिलिटी है, उसकी अमानत है, ठीक है, सही है। यहाँ पे पार्ट 2 शुरू करें भाई।